हाय गाइस, मैं सोनू कुमार झा अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी हेड्स को पढ़ने वाले हैं। कल मैंने आप लोग को इनकम टैक्स का लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन पार्ट प्रोवाइड किया हुआ था, जिसमें हम बेसिक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किए हुए थे कि टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने प्रकार का होता है, एसएससी क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्या होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग टैक्स के पहले हेड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी है। तो जब भी हम इनकम फ्रॉम सैलरी हेड से टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को इस चार्ट को समझना पड़ेगा कि इस चार्ट में कैसे हम लोग को शो करनी है। तो जब आप इनकम फ्रॉम सैलरी हेड से अंतर्गत कैलकुलेट करेंगे, तो इस हेड के अंतर्गत उन सभी व्यक्तियों के आय को शामिल किया जाता है जो कहीं पे जॉब करते हैं, अर्थात वह सभी व्यक्ति जो कहीं वेतन, कमीशन, मजदूरी पाने के उद्देश्य से काम करते हैं, तो उन सभी व्यक्तियों के इनकम को इस हेड के अंतर्गत टैक्सेबल किया जाता है, जिसकी फॉर्मेट कुछ इस प्रकार होती है। तो सबसे पहला आइटम होता है हमारा बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी वह वेतन होता है जो उनको वेतनमान के आधार पर प्राप्त होती है। वेतनमान वर्ड से आप परिचित होंगे, इनको पे स्केल बोलते हैं। पे स्केल, जब भी आप कोई गवर्नमेंट जॉब वाला फॉर्म भरते होंगे तो आपको ये मिलता होगा पे स्केल, जैसे कि 10,000, 500, 20,000 ऐसे करके दिया रहेगा। ये पे स्केल होता है। प्रश्न उठता है पे स्केल क्या होता है? तो किसी भी कर्मचारी का वेतन का वह विवरण जिसमें प्रारंभिक वेतन, वार्षिक वृद्धि और अंतिम वेतन की जानकारी हो, उसे हम वेतनमान कहते हैं। तो जब ये पे स्केल के रूप में दिया रहेगा, तो जितनी भी हमें सैलरी गत वर्ष में मिला होगा वो सभी हमारा बेसिक पे हो जाएगा। अगर कुछ बकाया सैलरी हमें प्रीवियस ईयर में रिसीव हुआ, एरियर सैलरी, या हम एडवांस सैलरी ले रहे हैं, वो भी हमारा टैक्सेबल होगा। सीधे हम पार्ट को शामिल कर लेंगे। हमें बोनस मिला है या फीस मिला है या कमीशन मिला है, तो इसे भी हम लोग शामिल कर लेंगे। अगला प्रश्न उठता है एलोवेंस क्या होता है? एलोवेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं भत्ता। आप इस वर्ड से परिचित होंगे। भत्ता का अर्थ होता है किसी कर्मचारी के अतिरिक्त व्ययों की पूर्ति के लिए उसके नियोक्ता के द्वारा प्रतिमाह एक निश्चित राशि जो नगद में दी जाती है, उसे हम भत्ता कहते हैं। ये भत्ता 3 प्रकार की होती है। एक होती है फुल्ली टैक्सेबल एलोवेंस, पूर्णतः कर योग्य भत्ते। दूसरी होती है पार्शली एग्जेम्प्टेड एलोवेंस, अर्थात ऐसा एलोवेंस जिसका कुछ भाग टैक्सेबल होता है और कुछ भाग कर मुक्त होता है। तीसरा होता है फुल्ली एग्जेम्प्टेड एलोवेंस। तो इसके बारे में, एलोवेंस के बारे में हमारी एक क्लास लगेगी। अगर ये फुल्ली टैक्सेबल एलोवेंस होगा, तो जितना भी टैक्सेबल एलोवेंस हमें मिलेगा वो सीधे पार्ट हम लोग शामिल कर लेंगे अपने टोटल इनकम में। और अगर कुछ पार्शली एग्जेम्प्टेड एलोवेंस मिल रहा है, जैसे बहुत सारे आते हैं HRA, इसका पूरा नाम होता है हाउस रेंट एलोवेंस, EA एंटरटेनमेंट एलोवेंस, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये हमें जितना भी मिलेगा उसमें जितना पार्ट इसका एग्जेम्प्टेड होगा वो लेस करके जो बचेगा उसे हम लोग टैक्सेबल पार्ट में शामिल कर लेंगे। अगला है वैल्यू ऑफ परक्यूजिस्ट। परक्यूजिस्ट को हिंदी में हम लोग अनुलाभ बोलते हैं। जब किसी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से सुविधा के रूप में कोई आय प्राप्त होता है, तो उसे हम अनुलाभ, परक्यूजिस्ट कहते हैं। फिर अगर कर्मचारी का नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर कर्मचारी के आरपीएफ फंड में कुछ पैसे जमा करते हैं, तो अगर वो 12% तक है तो वो टैक्स फ्री है, लेकिन 12% से ज्यादा है तो उस पार्ट को हम लोग इधर शामिल करेंगे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ एक्सेस ऑफ 12%, अगर 12% से ज्यादा है तो शामिल करोगे, और 12% से कम है तो वो एग्जेम्प्टेड होता है, इसलिए यहाँ पे नील लिख देंगे। इस आरपीएफ फंड में जो पैसे डिपॉजिट हैं,
अगर वो उस पे इंटरेस्ट गत वर्ष में 9.5% से ज्यादा मिला है तो वो भी टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर 9.5% तक मिलता है तो वो एग्जेम्प्टेड होगा। फिर प्रॉफिट अगर कोई और मिलता है, हमें सैलरी के जगह पे कोई और प्रॉफिट होता है तो हम वो भी शामिल कर लेंगे। और फिर इन सभी इनकमों को एक साथ जोड़ेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, सकल कुल आय। अब इस सकल कुल आय में से सैलरी हेड्स के अंतर्गत 3 डिडक्शन मिलता है जिसे हम लोग घटा लेंगे, डिडक्शंस यानी कटौतियां। ये 3 डिडक्शन बाबू हो सकता है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपए होंगे सभी कर्मचारी के लिए, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट हम लोग 50,000 घटाएंगे। आगे होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, मनोरंजन भत्ता, इसका कुछ भाग एग्जेम्प्टेड होता है। इसके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि इसकी एग्जेम्प्टेड पोर्शन की कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। और तीसरा, यदि कर्मचारी गत वर्ष के दौरान कोई प्रोफेशनल टैक्स या इसका दूसरा नाम है एम्प्लॉयमेंट टैक्स अगर भुगतान किया है तो वो भी छूट मिल जाएगा। फिर इन तीनों को जोड़ के इस ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी में से डिडक्शंस को घटा लेंगे, फिर जो मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे टैक्सेबल सैलरी। और इस हेड के अंतर्गत हमारा कैलकुलेशन करने का मकसद यही होगा कि हम टैक्सेबल सैलरी को कैलकुलेट करें। हमारी क्वेश्चन की शॉर्ट टर्म क्वेश्चन की शुरुआत यहां से होती है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ एक्सेस ऑफ 12% और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन आरपीएफ। तो चलो यहां पे देखो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, जैसे कि मैंने यहां भी लिखा था कि 12% से ज्यादा होगा तो शामिल करेंगे, और अगर 12% ही या उससे कम है तो वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। तो लिखा हुआ है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ अगर 12% से ज्यादा होगा तो शामिल किया जाएगा, अगर 12% से कम या 12% के बराबर तक है तो वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। किसका 12%? तो सैलरी का 12%। और इधर सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी का मतलब बेसिक पे, डियरनेस पे, कमीशन ऑन सेल होता है। दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन आरपीएफ एक्सेस ऑफ 9.5%। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? सपोज करो कि प्रीवियस ईयर में हमारे इस फंड में डिपॉजिट जो थे वो 1 लाख रुपीस की थी, और अगर हमें इंटरेस्ट क्रेडिट मिला 10% की दर से, तो 9.5% की दर से तो एग्जेम्प्टेड ही होता है, लेकिन मिला कितना? 10%, यानी कितना परसेंट ज्यादा मिला? 0.5% ज्यादा मिला। तो 0.5% जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। जो 1 लाख का 0.5% निकालोगे तो 500 रुपये आती है, या आप वैसे भी निकाल सकते हो कि 1 लाख का जो 10% होगा वो 10,000 रुपये होंगे, जबकि छूट जो होगा वो 9.5% होगा। तो 9.5% 9,500 होती है 1 लाख का, तो 10,000 में से 9,500 घटा लो तो 500 रुपये जो बच रहे हैं ये आपका टैक्सेबल पार्ट हो जाएगा। ये टैक्सेबल हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें ये बेसिक सैलरी क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, बस हम लोग को मल्टीप्लाई करके शामिल कर लेनी है। एरियर सैलरी अगर कुछ ऐसा है जो पीछे के सालों में नहीं शामिल किया गया है तो उसे भी शामिल कर लेंगे। कुछ एडवांस सैलरी ले रहे हैं तो उसे भी शामिल कर लेंगे। बोनस मिलेगा तो उसे भी शामिल कर लेंगे। फीस मिलेगा तो उसे भी शामिल कर लेंगे। कमीशन मिलेगा तो उसे भी शामिल कर लेंगे। यहां तक में कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अभी दिमाग लगाना शुरू करना है अलाउंस से। अलाउंस में भी फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस जो भी है उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारा डियरनेस अलाउंस होगा तो इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमें जितना भी रिसीव होगा बस उस पार्ट को हम लोग डिडक्ट कर लेंगे, उस पार्ट को बस हमें इंक्लूड कर लेना है, यानी उसमें कुछ लेस होने वाला, कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम बात करें फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस का, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस के अंतर्गत कुछ भत्ते इस प्रकार आते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं महंगाई भत्ता। अगर महंगाई भत्ता मिल रहा है तो ये जितने रुपए मिल रहे हैं हम लोग सीधे डियरनेस अलाउंस को पूरे भाग शामिल कर लेंगे। सपोज करो कि हमें डियरनेस अलाउंस 5,000 रुपए पर मंथ मिल रहे हैं, तो 12 मंथ में ये हमें 60,000 मिला होगा,
तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, इधर लिखेंगे डियरनेस अलाउंस, ब्रैकेट डालेंगे 5000 मल्टीप्लाइड 12, दैट मीन 60,000, 60,000 को बाहर कर लेंगे। यानी जो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है उसे जितना मिलेगा सीधे बाहर उसे इंक्लूड कर लेना है। और इसमें क्या आता है, डियरनेस अलाउंस का ही अगर कुछ पार्ट मुझे एक निश्चित सेवा शर्तों के तहत मिलता है तो उसे हम लोग डियरनेस पे बोलते हैं, डियरनेस पे बोलते हैं, महंगाई वेतन। इसके बारे में भी हम नोट्स में डिस्कस करेंगे कि ये डियरनेस पे क्या होता है। मेडिकल अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस, चिकित्सा भत्ता, मेडिकल अलाउंस, तो ये भी आपका फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होता है। आगे आप बढ़ोगे, रूरल एरिया अलाउंस मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रीय भत्ता, रूरल एरिया अलाउंस, तो ये भी बाबू आपका फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होती है। आगे बढ़ोगे, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, इसे बोलते हैं शहर क्षेत्रीय भत्ता या शहरी क्षेत्रीय भत्ता, तो ये भी हमारी फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होता है। फिर आप आगे बढ़ोगे, डॉग अलाउंस, कुत्ता भत्ता, ये भी हमारी फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होती है। और आप आगे बढ़ोगे तो फैमिली अलाउंस, फैमिली अलाउंस, परिवार भत्ता, ये भी फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होता है। आगे मैरिज अलाउंस, मैरिज अलाउंस, विवाह भत्ता, ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। ऐसे और बहुत सारे फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होता है जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये कुछ मेन पॉइंट है जो लगभग क्वेश्चन में आएगा, आपको इसे याद रखना है। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस पे, मेडिकल अलाउंस, रूरल एरिया अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, डॉग अलाउंस, फैमिली अलाउंस, मैरिज अलाउंस। इस पार्ट को आप याद रखोगे। इसमें से और जो पॉइंट क्वेश्चन बनाते समय आएगा उसमें हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। हमें ज्यादा दिमाग लगाना है, ये पार्शली एग्जेम्प्टेड अलाउंस क्या होता है ये हमने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि वह सभी भत्ते जिसका कुछ भाग कर योग्य होता है और कुछ भाग कर मुक्त होता है उसे हम आंशिक कर मुक्त भत्ता कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आती है मेनली एचआरए, एंटरटेनमेंट अलाउंस और कुछ स्पेशल अलाउंस आती है, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, हिल एरिया अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस, ये सब कुछ पॉइंट्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं कि ये एचआरए के बारे में स्टडी करते हैं कि ये एचआरए में कैसी कैलकुलेशन की जाएगी। 2 मिनट जरा बोर्ड रफ कर लूं। हाँ तो गाइस देखो, ये एचआरए के बारे में देखो, एचआरए के बारे में क्या कह रहा है। एचआरए का पूरा नाम होता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता। किसी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से मकान के किराया संबंधी व्ययों की पूर्ति के लिए प्रतिमाह जो एक निश्चित राशि प्राप्त होती है उस राशि को हम मकान किराया भत्ता कहते हैं। इसका कुछ भाग टैक्सेबल हो सकता है और कुछ भाग एग्जेम्प्टेड हो सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन पे जरा ध्यान दें। यदि एम्प्लॉई भाड़े के मकान में नहीं रहता है, एचआरए उसे मिल रहा है लेकिन वो ऐसे मकान में रह रहा है जहां उसे भाड़ा नहीं देना पड़ता, तो ऐसी दशा में ये हाउस रेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस हो जाएगा। यानी जैसे आप डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस को डायरेक्ट शामिल कर लेते थे, वैसे ही आप एचआरए को भी डायरेक्ट शामिल कर लोगे। लेकिन यदि एम्प्लॉई, कर्मचारी भाड़े के मकान में रहता है तो निम्न तीनों में जो कम होगा वही एग्जेम्प्टेड एचआरए होगा। क्या निम्न तीन कम होगा? तो जो पहला, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसिव्ड, अर्थात एम्प्लॉई को जितना एचआरए रिसिव्ड हो रहा है। दूसरा, रेंट पेड, जितना वो किराया दे रहा है, लेस 10% ऑफ सैलरी, उसमें से वेतन का 10% घटा लिया जाएगा, फिर जो बचेगा उसे बाहर कर देंगे। और तीसरा, मैक्सिमम 40% या 50% ऑफ सैलरी, और फिर कंपेयर करेंगे इस तीनों में जो कम होगा वो आपका एग्जेम्प्टेड एचआरए होगा।
तो यहां पे 2 पॉइंट और समझने वाली है कि ये सैलरी जो है, ये सैलरी का क्या मतलब होता है। तो इधर सैलरी का मतलब होता है बेसिक पे, जो उसे प्रतिमाह जो एक बेसिक पे मिल रही है, महंगाई वेतन, डियरनेस पे और कमीशन ऑन सेल, इन तीनों को जोड़ोगे तो उसे हम सैलरी बोलते हैं। और ये 40% कहां लागू होगा और 50% कहां लागू होगा। तो 40%, 50% वहां लागू होगा यदि कर्मचारी मेट्रो सिटी में रहता है। तो भारत में 4 मेट्रो सिटी है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। यदि कर्मचारी इन चारों शहरों में से किसी एक शहर में रह रहा है तो 50% ऑफ सैलरी, अदरवाइज 40% ऑफ सैलरी। और फिर कंपेयर करेंगे, इन तीनों में जो कम होगा उसी को हम बोलेंगे एग्जेम्प्टेड एचआरए, यानी उतने रुपए टैक्स कर मुक्त होगा। अगर आपको कर मुक्त निकालने के लिए बोलेगा तो यही क्वेश्चन एग्जेम्प्टेड एचआरए हो जाएगा। लेकिन यदि आपको टैक्सेबल बोला जा रहा है निकालने के लिए, तो आप एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसिप्ट लिखोगे, उसमें से लेस कर लोगे एग्जेम्प्टेड एचआरए, जो ये निकला हुआ था एग्जेम्प्टेड वाला, एग्जेम्प्टेड एचआरए, इसे आप घटा लो, फिर जो बचा वही आपका टैक्सेबल एचआरए होगा। इसकी बेसिस पे अब हम लोग कल से क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। आप लोग इस थ्योरेटिकल कंटेंट को पढ़ोगे और ये बुक आप अवेलेबल कर लोगे। ये टैक्सेशन है, 62वां संशोधन है और असेसमेंट ईयर इसका 2021 से 22 है। ये HC मेहरोत्रा का बुक है। कल से हम लोग इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी हेड का प्रैक्टिकल टॉपिक बनाना शुरू करेंगे, जहां की शुरुआत कुछ शॉर्ट टर्म क्वेश्चन से होगा। इस बेस को जो अभी हम थ्योरेटिकल फंडामेंटल पढ़े हैं, इसको हम कल की क्लास में अप्लाई करेंगे। तो आप लोग इसे बुक ले ले और इस चैनल पे सभी 8 बजे सुबह में जुड़ जाए। प्रत्येक दिन आपको इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारे पेपर के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे जुड़ें। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करता हूं। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में।